नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से दोबारा मेरे YouTube चैनल पर। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज का जो टॉपिक लिया गया है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तंत्र की अगर बात करें हैं तो थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज समझा जाए, शॉर्ट मेथड से समझा जाए तो हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। दोस्तों, जब मैं शॉर्ट मेथड की अगर बात करता हूं तो एक छोटी सी बात है कि दोस्तों, अगर जीवन में कुछ अभी पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि तरीके ही हमें जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंचा सकते हैं। देखें दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव की अगर बात करें, डाइजेस्टिव का मतलब पाचन। पाचन से तात्पर्य है कि जो भी हमने ग्रहण किया है शरीर के लिए, उसका किस तरह से डाइजेशन किया जाए, किस तरह से उसको उपयोग में लिया जाए। जब पाचन की बात करें तो पाचन में 5 पहलू हैं। पाचन सबसे पहला जो बिंदु है वो है अंतर्ग्रहण, कि जो भोजन है उसको ग्रहण किया जाए। सबसे पहला जो बिंदु है अंतर्ग्रहण, जिसमें मुख द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। दूसरा जो है वो बिंदु है पाचन, यानी कि इसको तोड़ना, भोजन को तोड़ा जाए। तीसरा जो है वो है अवशोषण, कि अब जो हमने खाया है, जो ग्रहण किया है, उसमें से जो उपयोगी वस्तु है उसका अवशोषण किया जाए। चौथा है स्वांगीकरण, कि अब जो अवशोषित कर लिया उसको काम में लिया जाए, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में। और पांचवा है उत्सर्जन या बहिक्षेपण, यानी कि जो काम आ गया है और वेस्टेज जो बचा है उसको शरीर से त्याग दिया जाए। तो इन 5 कॉन्सेप्ट को लेकर हम बात करेंगे। तो जब बात करते हैं तो यहाँ पर एक बात आती है आहार नाल। आहार नाल, आहार यानी भोजन और नाल यानी नलिका, यानी आहार जिसमें पाचन होगा भोजन का, वो एक नलिका रूपी संरचना आहार नाल कहलाए। आहार नाल के फिर से 5 भाग हैं दोस्तों। तो सबसे पहला भाग हम डायग्राम से समझ सकते हैं। तो सबसे पहला आहार नाल का जो पहला भाग है वो है मुख गुहा, बकल कैविटी। तो पहला भाग कौन सा हो गया? बकल कैविटी, मुख गुहा। अब मुख गुहा से मतलब क्या है दोस्तों? तो मुख गुहा 5 अंगों का सहयोग है। सबसे पहला अंग है मुख, जो कि माउथ, बाह्य पोषण। दूसरा है दोस्तों जीभ, टोंग्यू, जिससे स्वाद ग्रहण किया जाएगा। तीसरा है दांत, जिससे भोजन को काटा जाएगा। चौथा है लार, जिससे भोजन को लसलसा बनाया जाएगा और पाचक एंजाइम्स के माध्यम से भोजन को लुगदी में तैयार किया जाएगा। और पांचवा है दोस्तों ग्रसनी, ग्रसनी के माध्यम से भोजन को ग्रास नलिका में भेजा जाएगा। तो इन 5 बिंदुओं की बात करेंगे। दूसरा आहार नाल का भाग है दोस्तों ग्रास नलिका। 25 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका है, जिसे कहते हैं ग्रास नलिका। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो है आमाशय, स्टोमक, जिसमें भोजन का संचय होगा। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है आंत्र, जो कि 2 भागों में बटी हुई, एक छोटी और एक बड़ी। और लास्ट या अंतिम भाग है गुदा। तो आहार नाल के हमने 5 भाग देखे। सबसे पहला भाग कौन सा हो गया दोस्तों? बक्कल कैविटी या मुख गुहा। दूसरा भाग हो गया दोस्तों ग्रास नलिका, ओइसोफेगस। और तीसरा भाग कौन सा हो गया? स्टोमक या आमाशय। चौथा भाग कौन सा हो गया? आंत्र, इंटेस्टाइन। और इसके अलावा 5 का भाग कौन सा हो गया? एनस या गुदा। तो इन 5 भागों में आहार नाल या हमारा जो पाचन होगा भोजन का, उन 5 भागों में। तो इन 5 भागों की बात करेंगे तो एक एक भाग को देखते चलते हैं। आप लगातार वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें लगातार, और लाइक करें, शेयर करते रहें, जिससे नए से नया मैं कॉन्सेप्ट आपको सामने रख सकूं, टॉपिक की गहराई को आपको समझा सकूं। ठीक है, तो हमारा जो पहला बिंदु है वो है मुख गुहा। तो दोस्तों बात कर रहे हैं मुख गुहा की। तो पहला पॉइंट हमारा आहार नाल का पहला पॉइंट क्या है? मुख गुहा, बकल कैविटी। तो दोस्तों बकल कैविटी की बात करें तो बकल कैविटी में सबसे जो बाहरी भाग है उसे कहते हैं मुख या माउथ, जो कि भोजन को ग्रहण करने का काम करता है, भोजन जिसके माध्यम से हम शरीर के भीतर लेते हैं। दूसरा जो भाग है वो है टंग या जीभ,
जीभ मुख गुहा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कि स्वाद का भी कार्य करती है और भोजन को पीछे धकेलने का भी कार्य करती है। तो अगर जीभ की बात करें तो देखो दोस्तों, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन तो है कि जीभ का कौन सा भाग कौन सा स्वाद ग्रहण करता है, और अगर लेवल बढ़ा के क्वेश्चन अगर देता है तो यहाँ पर फिर जीभ की संरचना की भी बात होती है। तो हम दोनों क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से शॉर्ट मेथड से समझेंगे। देखो दोस्तों, स्वाद की अगर बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जीभ का अग्रभाग कौन सा, जो जीभ की टिप है, अग्रभाग है, वो कौन सा स्वाद ग्रहण करता है। तो कौन सा स्वाद ग्रहण करता है, लिखा हुआ है दोस्तों मीठा स्वाद। तो जीभ का अग्रभाग मीठा स्वाद ग्रहण करता है। इसके अलावा जो आपको ग्रीन लाइंस दिख रही हैं, तो जो ये जो अग्र पार्श्व भाग है, अग्र पार्श्व जिसको कह सकते हैं हम, अग्र पार्श्व भाग, ये कौन सा स्वाद ग्रहण करता है दोस्तों, खट्टा स्वाद। इसके अलावा जो ये पार्श्व, जो दोनों तरफ का पार्श्व भाग है, ये नमकीन स्वाद ग्रहण करता है, और अंतिम जो भाग है ये कड़वा स्वाद। तो हम जब कड़वा खाते हैं तो जीभ के अंतिम भाग में हमें कड़वे का अनुमान होता है, अनुभव होता है। इसके अलावा जो शेष बचा जो मध्य भाग है दोस्तों, ये प्याज व लहसुन का जो भी डिफरेंट टेस्ट है, जो भी हम डिफरेंट टेस्ट खाते हैं, उसका अनुमान बताता है या फिर उसको महसूस करता है। तो प्याज और लहसुन का स्वाद कौन सा भाग ग्रहण करता है, मध्य भाग। तो इस तरह से स्वाद से संबंधित एक सिंपल क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें लेवल बढ़ाकर इससे थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, तो वो इसकी संरचना की। तो देखिए संरचना, जीभ पर एक वी शेप एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, इस तरह से जी से वी शेप एक लाइन दिखाई दे रही है। ये तो जीभ को पूरी तरह से दो भागों में बांट रही है। तो ये जो वी शेप जो लाइन दिख रही है, इसे कहते हैं सल्कम सेटाइवम। क्या कहते हैं इसको, सल्कम सेटाइवम, जो कि जीभ को दो भागों में बांट रही है। तो ये जो निचला हिस्सा है ये तो कहलाता है ओरल, और ऊपरी जो भाग, भीतरी भाग है, वो कहलाएगा फेरेंजियल। तो ओरल और फेरेंजियल हो गया। इसके अलावा दोस्तों जीभ पर 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं, 4 प्रकार की लिंगुअल पेपिली पाई जाती हैं, 4 प्रकार की, जिनसे स्वाद महसूस होता है। तो कौन कौन सी लिंगुअल पेपिली है, नाम लिखा हुआ है दोस्तों, सल्कस वैलेंट, फंजीफार्म, फोलिएट और फिलीपार्म। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी लिंगुअल पेपिली का नाम बताइए। तो क्या है, सल्कस वैलेंट। तो सबसे बड़े आकार में जो पेपिली, लिंगुअल पेपिली स्वाद कलिका है, उसका नाम क्या है, सल्कस वैलेंट। दूसरी जो जीभ के अग्रभाग पर है, जो कि बैक्टीरियाज या जो भी सूक्ष्म जीव है उनसे सुरक्षा करती है, क्या नाम है उसका, फंजीफार्म। तीसरी ये पत्ती के आकार की जो स्वाद कलिकाएं दिख रही हैं, उसका नाम है फोलिएट। और इसके अलावा सर्वाधिक संख्या में जो छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं दिख रही हैं, उनका नाम है फिलीफार्म। तो दोस्तों इस प्रकार 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं जो हैं वो जीभ पर पाई जाती हैं, छोटे छोटे रेशों के रूप में, छोटे छोटे अंशों के रूप में, जो कि स्वाद ज्ञान करती हैं, स्वाद के बारे में जानकारी हमें देती हैं। तो इस तरह से दोस्तों जीभ से संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए, एक स्वाद का और दूसरा उसकी संरचना का। तीसरा जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं टीथ या दांत। दांतों की अगर बात करें तो दोस्तों दांत तो देखें तो दांतों के हिसाब से मानव विषम दंती प्राणी है, यानी कि मानव के जो दांत हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं उनकी हम बात करेंगे। द्विबार दंती है, द्विबार दंती का मतलब 2 बार मानव में दांत आते हैं। गर्त दंती है मतलब गड्ढे में दांत धसे हुए। उसके अलावा थोड़ा डायग्राम आप देखें तो ये जो आपको भीतरी संरचना दिख रही है, जो भीतरी जो संरचना है, इसको कहते हैं पल्प गुहा, पल्प कैविटी, पल्प गुहा, जो कि मुख्य भीतरी प्रोटीन संरचना है। इसके ऊपर जो ये संरचना पाई जा रही है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और संरचना पाई जा रही है। तो पल्प कैविटी या पल्प गुहा के ऊपरी तरफ प्रोटीन का आवरण और उसके ऊपर की तरफ एक इनेमल का आवरण पाया जाता है, जो कि दांत को शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग बनाता है। अब दांत कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो अब इनकी बात करें तो इनकी बात करते हैं। तो दांत का जो क्वेश्चन बनता है, पहला तो क्वेश्चन बनता है उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण की। तो उत्पत्ति के आधार पर देखें, दांत 2 प्रकार के हैं, एक है प्राथमिक या दूध के दांत या अस्थायी दांत, और दूसरा जो प्रकार है दोस्तों द्वितीयक अस्थायी दांत।
तो जब शिशु उत्पन्न होता है तो उसमें कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, जो कि अस्थायी दांत हैं, टूट जाएंगे, जिन्हें देसी भाषा में अपन दूध के दांत भी कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने हो गए हैं? प्राथमिक या दूध के दांत, अस्थायी दांत 20 दांत हैं, जो कि शिशु के उत्पन्न होने के पश्चात आने लगते हैं और उसके बाद टूट जाते हैं। उसके बाद जो स्थायी दांत आते हैं, तो 20 दांत स्थायी, 12 ऐसे दांत हैं जो जीवन में एक ही बार आते हैं। तो 20 और 12 मिलकर कितने हो गए दोस्तों? 32 दांत एक स्वस्थ मानव के जबड़े में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक दांतों की संख्या कितनी है? 20। दूध के दांतों की संख्या कितनी है? 20। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20। द्वितीयक दांतों की संख्या कितनी है? 32। या स्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 32। जीवन में आने वाले एक ही बार आने वाले दांत कितने हैं? 12। और 2 बार आने वाले दांत कितने हैं? 20। तो इस प्रकार क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर। संरचना की अगर बात करें तो 4 प्रकार के दांत हैं संरचना के आधार पर। पहला जो प्रकार है इंसाइजर, कृतनक, जो कि भोजन को काटने का काम करता है। दूसरा प्रकार है कैनाइन, जो कि चीरता है, फाड़ता है, चीरने फाड़ने का काम करता है भोजन को। प्रीमोलर और मोलर, ये चबाने व तोड़ने का काम करने वाली दाढ़, देसी भाषा में इनको दाढ़ कह देते हैं, तो चबाने व तोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों अब दांतों की संख्या कितनी है, तो इसको समझने के लिए एक सूत्र है, दंत सूत्र। अगर वयस्क में देखें तो दंत सूत्र ICPM 2123/2123 गुणा 2, 32 दांत। आप इस डायग्राम को देखें, डायग्राम से दंत सूत्र समझ में आएगा। देखिए एक जबड़ा जो है कितने दांत का हो गया? 16 दांत का। तो एक जबड़ा कितने दांत का हो गया? 16 का। अगर इस जबड़े को हम 2 भागों में विभाजित कर दें तो कितने दांत हो गए? 8। तो 8 दांतों का सूत्र देखते हैं। तो इंसाइजर कितने हैं यहाँ पर? 2, 1 और 1, 2। कैनाइन कितने हैं? 1। प्रीमोलर कितने हैं? 1 और 1, 2। और मोलर कितने हैं? 3। तो 2, 1, 2, 3। अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो ऐसा कि ऐसा जबड़ा इधर की तरफ हो जाएगा। तो 2 इंसाइजर इधर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। इस तरह से टोटल दांत कितने हो गए? 16। तो 16 दांतों से मिलकर एक जबड़ा बना हुआ है और 16 दांत ऊपर और 16 दांत दूसरे नीचे जबड़े में। तो टोटल दांत कितने हो गए? एक स्वस्थ वयस्क मानव में 32 दांत हो गए। तो 32 दांत एक वयस्क एडल्ट में पाए जाते हैं। चाइल्ड में, बच्चे में प्रीमोलर नहीं होते हैं और मोलर की संख्या भी एक कम होती है। इसकी वजह से जो दंत सूत्र का जो विन्यास है वो कितने दांतों का होता है? 20 दांतों का। तो इस प्रकार दांतों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों इसमें दांत से संबंधित, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथी का जो बाह्य दांत है, हाथी का जो बाह्य दांत है वो कौन से दांत का रूपांतरण है? तो दोस्तों इसका ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इसका जो आंसर है वो है ऊपरी इंसाइजर का। तो जो हाथी का जो बाहर दिखने वाले जो दांत हैं, जो ऊपरी इंसाइजर है उसके रूपांतरण है, वो ही दांत बाहर आ गए हैं। तो दांतों की अगर बात करें, एक और क्वेश्चन कि अकल दाढ़ कौन सी होती है? तो देखो दोस्तों ये जो मोलर दांत है ना, मोलर दांत, ये जो मोलर दांत हैं इनमें से 1 या 2 दांत ऐसे होते हैं जो 23 से 28 वर्ष की उम्र में आते हैं। तो जो 23 से 28 वर्ष की उम्र में आने वाले दांत हैं इनको अकल दाढ़ या अकल दांत कहकर संबोधित कर देते हैं। तो वो मोलर दांत होता है। तो इस तरह से दांत का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा सा आप प्रयास करें दांत को। अब पहुंचते हैं हम लार पर। तो भोजन कहाँ पहुंचता है? भोजन मुख से चला, जीभ से स्वाद लिया गया, दांत से उसको काट दिया गया, भोजन कहाँ पहुंचा? लार के पास। तो अगर लार की अगर बात करें तो लार की अगर बात करें दोस्तों, तो लार ग्रंथियां जो हैं, लार ग्रंथि का नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाली लार ग्रंथि का नाम क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड जो है वो एक तरल का स्त्राव करती है जिसमें कौन से एंजाइम होते हैं? एक तो होता है कौन सा? लाइसोजाइम, और दूसरा कौन सा होता है? टाइलिन। लाइसोजाइम और दूसरा कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। लाइसोजाइम एंजाइम जो भोजन के साथ जो रोगाणु जीवाणु हैं उनका सबको नष्ट करता है, और टाइलिन एंजाइम जो है वो लुगदी बनाने का, आंशिक पाचन का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बनता है कि लार ग्रंथि का नाम बताइए, क्या नाम है? पैरोटिड ग्लैंड। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा या कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लाइसोजाइम और
टाइलिन। लाइसोजाइम का काम क्या हो गया दोस्तों? लाइसोजाइम का काम हो गया रोगाणु को नष्ट करना। टाइलिन एमाइलेज का काम क्या हो गया? भोजन का आंशिक पाचन करना, जिससे उसकी लुगदी बन सके। लार ग्रंथि से चलता हुआ भोजन पहुंचता है ग्रसनी में। ग्रसनी एक सूक्ष्म नली है जो कि ग्रास नलिका और मुख गुहा को जोड़ती है, जिसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं एपिग्लोटस। एपिग्लोटस ढक्कन है। एपिग्लोटस ढक्कन जो है वो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और भोजन को श्वास नली में जाने से रोककर ये भोजन को सीधा भोजन नली में धकेल देता है। तो ग्रसनी में जो एपिग्लोटस जो ढक्कन है वो श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। ग्रसनी के ऊपरी भाग पर एक संरचना पाई जाती है जिसे युबुला या कोकलक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? युबुला या कोकलक। तो ग्रसनी के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली जो संरचना है उसको युबुला या कोकलक कहते हैं, जो कि भोजन को कहाँ नहीं जाने देती? जो कि भोजन युबुला कोकलक भोजन को यूस्टेकियन नलिका, कौन सी नलिका में? यूस्टेकियन जो नली है जो कि कान से अटैच है, तो यूस्टेकियन नलिका में भोजन को जाने से रोकता है युबुला या कोकलक। तो दोबारा रिपीट करता हूं मैं, ग्रसनी में एपिग्लोटस वाल्व जो कि भोजन को कहाँ नहीं जाने देता? श्वास नली में। और युबुला या कोकलक जो है वो भोजन को कहाँ नहीं जाने देता? यूस्टेकियन नलिका में। इस तरह भोजन फेरिंक्स या ग्रसनी से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा? ग्रास नलिका। तो दोस्तों ये बात होती है, पहला पॉइंट है हमारा मुख गुहा। तो पार्ट 1 में हम बात कर रहे थे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का जो पहला बिंदु लिया गया है मुख गुहा। दूसरा बिंदु आता है मुख गुहा से चलता हुआ भोजन पहुंचेगा कहाँ पहुंचेगा दोस्तों? ग्रास नलिका में, आमाशय में, आंत्र में और गुदा में। लगातार मेरे वीडियोस को देखिए जिससे आपका जो टॉपिक है वो पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि लगातार जो है वीडियो, लगातार जो आपकी निरंतर अध्ययन ऑनलाइन जो किया जा रहा है या करवाया जा रहा है वो आपके लिए अब आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बड़ा उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैटर शॉर्ट तरीके से उपलब्ध करवाना का मेरा प्रयास जो है वो हो सकता है आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी हो, फायदेमंद हो। ये बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, ग्रास नलिका ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, जब हमने मुख गुहा की बात करी थी तो मुख गुहा से चलकर भोजन आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय में पहुंचेगा तो किसके माध्यम से पहुंचेगा? ग्रास नलिका या ओइसोफेगस के माध्यम से। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बनता है कि ओइसोफेगस या ग्रास नलिका की लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा हमारा 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जो कि डायफ्राम को चीरते हुए कहाँ पहुंचती है? आमाशय में। भोजन को कहाँ लेकर जाती है? आमाशय। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि यहाँ जो भोजन चलेगा ग्रास नलिका में, ओइसोफेगस में, वो कौन सी गति दर्शाएगा, किस तरह चलेगा? तो दोस्तों पीछे से नलिका जो है दबती जाएगी। इस गति को कौन सी गति कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। तो क्रमाकुंचन गति करते हुए भोजन 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका में से चलकर कहाँ पहुँचता है? आमाशय में। तीसरा और महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ग्रास नलिका में क्या भोजन का पाचन होता है? तो ग्रास नलिका में कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। तो यहाँ आंसर होगा कि भाई आमाशय और ग्रास नलिका में भोजन का पाचन नहीं होता। तो पहला पॉइंट क्या होता है हमारा? मुख गुहा। और दूसरा क्या होता है? ग्रास नलिका में 3 क्वेश्चन है। कितनी लंबी नलिका है? 25 सेंटीमीटर। कौन सी गति दर्शाता है भोजन? क्रमाकुंचन गति। और भोजन का पाचन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। चौथा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि ग्रास नलिका में जो भोजन सर्वाइव कर रहा है, जो आमाशय में जा रहा है, वो किस रूप में जा रहा है? तो आंसर होगा बोलस के रूप में। किस रूप में दोस्तों? बोलस के रूप में, क्योंकि भोजन जो है वो वास्तविक रूप से भोजन लुगदी के रूप में कन्वर्ट हो गया है मुख गुहा में। तो किस रूप में गति करता हुआ चलता है? बोलस के रूप में। तो दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरा जो है बिंदु, आमाशय, स्टोमक। स्टोमक की अगर बात करें तो जैसा अपन डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों, डायग्राम में देखें तो ये ओइसोफेगस से चलता हुआ भोजन जैसे ही आमाशय में पहुंचता है
तो आमाशय की अगर आकृति देखी जाए तो अंग्रेजी के जे अक्षर के समान आकृति है। कैसी आकृति है दोस्तों? जे अक्षर के समान। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि आहार जो नाल जो है, आहार नाल जिसके अपन 5 भाग की बात करी थी, इसका सबसे चौड़ा अगर कोई भाग है तो वो कौन है? आमाशय। तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो भोजन है उसका रासायनिक पाचन होगा वो कहाँ शुरू होगा? तो क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों? रासायनिक पाचन। भाई अभी तक अपन ने बात करी है मुख गुहा की और ग्रास नलिका की। तो मुख गुहा और ग्रास नलिका में भोजन का रासायनिक पाचन नहीं हो रहा है, केवल कौन सा पाचन हो रहा है? भौतिक पाचन हो रहा है। जैसे भोजन को काटना, उसका स्वाद लेना, ये सारे भौतिक कार्य हैं। लेकिन रासायनिक पाचन जो मैक्सिमम रूप में हो रहा है वो कहाँ होगा? आमाशय में। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अंग्रेजी के जे अक्षर के समान संरचना है आमाशय, सबसे चौड़ा भाग है और रासायनिक पाचन। अब बात करते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आमाशय के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? तो सबसे जो पहला भाग है, जो ऊपरी भाग है, कॉर्डियक। तो ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये कॉर्डियक है। कॉर्डियक, ये वाला भाग कॉर्डियक कहलाता है। दूसरा और मध्य का जो भाग, सबसे बड़ा भाग है, वो है फंडिक। और तीसरा जो आंतों से, आंत्र से, ग्रहणी से जुड़ा होगा वो क्या है? पाइलोरिक। तो कॉर्डियक, फंडिक और पाइलोरिक 3 भागों में बटी हुई संरचना क्या है? आमाशय है। आमाशय में भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मुख्यतः जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? गॉबलेट सेल, ऑक्जिनेट सेल और जाइमोजल सेल। तो 3 प्रकार की सेल्स हैं, गॉबलेट, ऑक्जेंटिक और जाइमोजन सेल्स पाई जा रही हैं, जिनमें गॉबलेट सेल्स तो क्या करती हैं? म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रवण करेगी। ऑक्जेंटिक सेल क्या करेगी? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रवण करेगी। और जाइमोजन सेल पेप्टिक जूस का स्त्रवण करेगी। इन तीनों मटेरियल्स को मिलाकर क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। मिलाकर क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो मतलब ये हुआ कि ये जो सब कुछ मटेरियल है ये जठरस गैस्ट्रिक जूस के रूप में पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ जो नई चीज़ सोचने की वो ये है कि HCl की अगर बात करें तो HCl तो बड़ा प्रबल अम्ल है जिसका pH जो है वो हमको पता है 0 होता है। तो HCl आमाशय में क्या कर रहा है? और अगर आमाशय में है तो आमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? तो ये दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बनता है कि HCl क्यों नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा आमाशय को? तो यहाँ पर चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि HCl को चारों तरफ से, या फिर मैं कहूँ कि आमाशय की जो भीतरी दीवार है उस भीतरी दीवार पर एक श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है, जिसकी कोशिकाएं हर 7 दिन में नई बन जाती हैं, जिससे HCl आमाशय की दीवार पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन मान लो अगर ये दीवार टूट जाए, जो श्लेष्मा की दीवार या श्लेष्मा की जो परत बनी हुई है आंतरिक सतह पर, अगर वो टूट जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? HCl निकलेगा और HCl निकलकर आमाशय की दीवार पर पहुंच जाएगा। और जैसे ही HCl आमाशय की दीवार पर पहुंचेगा तो यहाँ घावनुमा छाले कर देगा। इन घावनुमा छालों को ही क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं दोस्तों। अल्सर नाम सुना है हम लोगों ने। अल्सर क्या होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आमाशय की भीतरी दीवार पर, भीतरी सतह पर घावनुमा छाले कर देता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें दोबारा रिपीटेशन देना है, दोबारा इसको एक सराउंडिंग देखना है। दोबारा देख लिए। सेल्स की अगर बात करें तो गॉबलेट, ऑक्जेंटिक और जाइमोजन सेल हैं। इनसे निकला जो पदार्थ है वो गैस्ट्रिक जूस कहलाता है। जैसे गॉबलेट सेल श्लेष्मा का स्त्रवण करेगी, ऑक्जेंटिक HCl और जाइमोजन सेल पेप्टिक जूस का स्त्रवण करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आमाशय में भोजन किस तरह पचेगा। तो देखो दोस्तों, आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे ठहरता है। 4 से 5 आवर आमाशय में भोजन रुकता है। दूसरी चीज, आमाशय में जो है वो प्रोटीन के पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? आमाशय में होती है। कैसे होती है देखते हैं हम इनको, कि जो प्रोटीन जो है वो किस तरह से पचेगा। तो जो प्रोटीन है उसको गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम पाया जा रहा है, पेप्टिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्टिक। ये प्रोटीन को किस में तोड़ देगा? अमीनो एसिड्स में। किस में तोड़ देगा? अमीनो एसिड्स में। इसके अलावा जो दूध में प्रोटीन है, दूध में कौन सी प्रोटीन होती है दोस्तों? दूध में रेनिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन प्रोटीन। कौन सी? केसिन।
इस केसिन प्रोटीन को एक एंजाइम है रेनिन एंजाइम, वो किस में तोड़ देगा? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। किस में तोड़ देगा? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। तो देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रोटीन को पेप्टिक एंजाइम किस में तोड़ देगा? अमीनो एसिड्स में। इसके अलावा दूध की जो केसिन प्रोटीन है उसको रेनिन एंजाइम किस में तोड़ देगा? कैल्शियम पैराकैसिनेट में। इस प्रकार प्रोटीन का काफ़ी हद तक पाचन कहाँ हो जाएगा? आमाशय में हो जाएगा। तो आमाशय में 4 से 5 घंटे ठहरता हुआ भोजन प्रोटीन का पाचन होता है, उसके 3 भागों में पाए जाते हैं। और इस तरह से भोजन 4 से 5 घंटे ठहरने के पश्चात अपना नया रूप ले लेता है, और जो नया रूप है वो क्या कहलाएगा? भोजन का नया रूप कहलाएगा काइम। तो पहले क्या बना था? बोलस, और अब भोजन का नया नाम क्या हो गया दोस्तों? काइम। तो इस तरह से काइम जो है अब कहाँ पहुंचता है? आंत्र में पहुंचता है। तो चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट है आंत्र, इंटेस्टाइन। तो मुख गुहा से भोजन चला, कहाँ पहुंचा? ग्रास नलिका में, ओइसोफेगस में। कहाँ पहुंचा उसके बाद में? आमाशय में। और आमाशय में 4 से 5 घंटे रुकने के पश्चात भोजन कहाँ पहुंचता है? आंत्र में। आंत्र की अगर बात करें दोस्तों तो 2 प्रकार के आंत्र, एक छोटी आंत्र और एक बड़ी आंत्र। क्षुद्रांत और वृहदांत जिनको कहते हैं। लेंथ देखें छोटी आंत की 6 से 7 मीटर लंबी, तो 6 से 7 मीटर लंबाई की जो है छोटी आंत होती है लगभग 2 सेंटीमीटर व्यास में, और बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर ये व्यास में चौड़ाई में होती है। छोटी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यानी कि कौन कौन से 3 भाग हैं? ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। जबकि बड़ी आंत है, बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। तो इस तरह से अगर बात करें तो छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन से हो गए? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बड़ी आंत के सीकम, कोलन, रेक्टम। तो देखिए दोस्तों दोबारा देखते हैं एक बार डायग्राम को। जैसे ही आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा रुकता है, रुकने के पश्चात जैसे ही ग्रहणी में पहुंचता है, जैसे ही छोटी आंत्र में पहुंचता है, तो छोटी आंत्र का पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी। तो ग्रहणी में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो 2 अंग विशेष हैं। पहला है पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, और दूसरा कौन सा है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। तो पित्ताशय पित्त रस या बाइल जूस छोड़ देता है जिसका पीएच 7.7 और इमल्सिफिकेशन का कार्य करता है। मतलब ये पित्त रस जो है वो ग्रहणी में पहुंचकर भोजन के जो वसा के बड़े अणु हैं उनको तोड़कर किन में तोड़ देता है? छोटे अणुओं में। तो वसा के बड़े अणुओं को तोड़ने का काम करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। इसके अलावा जो पित्तरस है उसमें से पिगमेंट्स या वर्णक होते हैं। पहला वर्णक है यूरोक्रोम जो कि मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है। मूत्र को पीला रंग कौन सा वर्णक प्रदान करता है? यूरोक्रोम। और इसके अलावा एक दूसरा वर्णक है स्टेरोकोबालामिन जो कि मल को पीला रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पित्तरस या बाइल जूस का पीएच कितना है? 7.7। करता क्या है? वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, इमल्सिफिकेशन जिसे कहते हैं, पायसीकरण। इसके अलावा मूत्र को पीला रंग कौन सा वर्णक प्रदान करता है? यूरोक्रोम। और मल को पीला रंग कौन सा प्रदान करता है? स्टेरोकोबालामिन। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है अग्नाशय। देखिए दोस्तों वैसे पित्ताशय और अग्नाशय जो है आहार नाल का भाग नहीं है, लेकिन पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अग्नाशय और पित्ताशय। तो उनकी हम बात कर रहे हैं। अग्नाशय की अगर बात करें 8.0 पीएच का अग्नाशय रस छोड़ेगा जो कि पावरफुल डाइजेस्टिव जूस होता है, शक्तिशाली पाचक रस होता है ये, जो कि प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम की मदद से किस में तोड़ देता है? अमीनो एसिड्स में। और वसा को लाइपेज एंजाइम की मदद से किस में? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इसके अलावा स्टार्च को भी तोड़कर स्टार्च को एमाइलेज एंजाइम के माध्यम से किस में तोड़ देता है? स्टार्च को माल्टोज में। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग यहाँ भोजन का पाचन टूटना, जो खंडों में टूटना है वो शुरू हो चुका है पूरी तरीके से। प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम, वसा को लाइपेज और स्टार्च को कौन सा एंजाइम तोड़ देता है? एमाइलेज।
किस में तोड़ देता है, माल्टोज में। तो ओवरऑल भोजन जो है गृहिणी में काफ़ी मात्रा में पचता है। यहाँ क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भोजन का सर्वाधिक मैक्सिमम पाचन कहाँ होता है, तो आंसर होता है गृहिणी। भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, गृहिणी में होता है। यू आकार की एक नलिका है ये, जिसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। किस वजह से हो पाता है, पित्ताशय और अग्नाशय की माध्यम से। अब भोजन पचने के पश्चात कुछ मात्रा में कहाँ पहुंचता है, ड्यूडेनम या जेजुनम या मध्यांत्र में। तो मध्यांत्र में भोजन यहाँ पहुंचता है। उसके बाद तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है इलियम या शेषांत्र। शेषांत्र की अगर बात करें तो ये भोजन का, ये छोटी आंत का ऐसा भाग है जिस पर सर्वाधिक जो ठोस पदार्थ है वो भोजन का उपयोगी जो पचित भोजन है उसका अवशोषण होता है। क्या होता है दोस्तों, उसका अवशोषण होता है। तो भोजन के ठोस पदार्थ जो पचित भोजन है उसका अवशोषण कहाँ होता है, इलियम या शेषांत्र में। दोस्तों एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि जो ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम की आंतरिक सतह पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों का नाम क्या है, ब्रूनर्स ग्रंथि। क्या नाम है, ब्रूनर्स ग्रंथि। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आंत्र में पाए जाने वाली ग्रंथि का नाम क्या है, ग्लैंड्स का नाम क्या है, ब्रूनर्स ग्रंथि। आमाशय में पाई जाने वाली ग्लैंड का नाम क्या है, जठर ग्रंथि। तो इस तरह से इन ग्रंथियों के माध्यम से भोजन का पाचन हो जाता है। अब भोजन का जो जलीय भाग है वो बड़ी आंत्र में पहुंचता है। पहला भाग बड़ी आंत्र का सीकम या अंधनाल है, जो कि मानव में विकसित रूप नहीं रखता है। इस सीकम का एक भाग क्या है, सीकम का एक भाग है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। दोबारा देखते हैं हम लोग कि सीकम जो है अंधनाल, इसका एक भाग होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि मानव में विकसित या मानव में लुप्त हो चुका है, जबकि मवेशी जो है उनमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पूर्ण रूपेण विकसित होता है। इसलिए मानव में जो सेल्यूलोज है उसका पाचन नहीं होता है, जबकि मवेशी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पूर्ण रूप से विकसित होने के कारण सेल्यूलोज का पाचन भली भांति हो पाता है। दूसरा जो भाग है वो कोलन है, जिसमें हास्ट्रा पाए जाते हैं, जिनमें जलीय पदार्थ का संग्रह होता है। और तीसरा भाग है रेक्टम या मलाशय, जिसमें अपचित जो भोजन अपशिष्ट पदार्थ है उसका संग्रहण हो जाता है। रेक्टम जो है वो मलाशय जो भाग है, ये गुदा से जुड़ा हुआ भाग है, जिसके माध्यम से भोजन का जो अपचित भाग है, वेस्टेज जो पोर्शन है, उसका त्याग कर दिया जाता है। तो दोस्तों दोबारा देख सकते हैं हम लोग, आंत्र कितने टाइप की है, कितने भाग हैं, दो, छोटी आंत और बड़ी आंत। लेंथ 3 भाग हैं छोटी आंत के, गृहिणी, मध्यांत और शेषांत। बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इसके अलावा जो है पित्ताशय में कौन से पिगमेंट्स होते हैं, पित्ताशय से कौन से पिगमेंट्स, पित्तरस से, बाइलजूस से यूरोक्रोम और स्टेरोकोबालामिन, जो कि मल को पीला रंग देंगे और मूत्र को पीला रंग प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये 4 भाग होते हैं पाचन तंत्र के। 5वां और अंतिम भाग है गुदा। 5वां भाग कौन सा है, गुदा या एनस, जिसके माध्यम से जो वेस्टेज है, अपशिष्ट पदार्थ का जो है वो उत्सर्जन कर दिया जाता है शरीर से, जिसे त्याग दिया जाता है। तो ओवरऑल हमने बात करी पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में देखा हमने मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रास नलिका, ग्रास नलिका के बाद आमाशय, आंत्र और गुदा के माध्यम से भोजन चलता हुआ जो है वो शरीर में उपयोगी अवयवों में खंडित हो जाता है और शरीर के विकास हेतु उत्तरदायी होता है। तो ये पाचन तंत्र की दोस्तों बात होती है। आज का टॉपिक यहीं, नए टॉपिक में बात करेंगे। मैं नया टॉपिक जो है नए टॉपिक के साथ दोबारा आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, नए वीडियो के साथ में। आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, जो नए व्यूअर्स हैं वो लगातार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप नए से नए साइंस के वीडियोस हैं वो देख सकें। कॉन्सेप्ट बायोलॉजी चल रहा है, अभी बायोलॉजी से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं लगातार क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। जो भी प्रॉब्लम्स है तो मैं लगातार कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने का, आपको नए से नया मैटर अवेलेबल करवाने का। मैं विशाल शर्मा फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का, अभिनंदन करता हूँ मेरे YouTube चैनल विशाल शर्मा विद साइंस के साथ में। धन्यवाद।